साइबर सिक्योरिटी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन हम डेफिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, equipment, device, computers, computer resources, communication devices, and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification और destruction। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। साइबर सिक्योरिटी की कहीं पे भी डेफिनेशन लिखनी है, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्टिंग किसको, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट, डिवाइस, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। 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 इससे हमें प्रोटेक्ट करना है। फैक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। ई वाई, एक ई वाई, ई वाइज, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ई वाई मतलब ई वाई, ई वाइज ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेफ्टी रिपोर्ट जो है ना, GIS रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेफ्टी रिपोर्ट, उसका कहना है कि इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इंडिया में होते हैं, और इंडिया सेकेंड रैंक करता है इन टर्म ऑफ टारगेटेड अटैक्स ना। तो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने देख ली। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड इंफॉर्मेशन stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, destruction। ठीक है। साइबर स्पेस, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है ना 2013 की, वो कहती है कि साइबर स्पेस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है कंप्राइजिंग इंटरैक्शंस बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। पीपल भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सर्विसेज भी है, इनका कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कंप्राइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ICT डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स। अब बहुत अलग तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे कि मालवेयर। मालवेयर के क्या, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसको मिला के मालवेयर बन गया। ये कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन ही करा गया है टू कॉज डैमेज किसी सिंगल कंप्यूटर को या सर्वर को या कंप्यूटर नेटवर्क को। जैसे कि रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म वायरस ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी एक तरीके के मालवेयर्स हैं। फिर मैन इन द मिडल अटैक, ईज ड्रॉपिंग के लिए यूज़ होता है। डॉस अटैक, SQL इंजेक्शन, इसमें मेलिशियस कोड जो है सर्वर में इंजेक्ट कर दिया जाता है टू डाइवर्ज इंफॉर्मेशन इट नॉर्मली वुडेंट। सोशल इंजीनियरिंग करी जाती है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की मदद से यूजर्स को ट्रिक करा जा सकता है ताकि ब्रेकिंग सिक्योरिटी प्रोसीजर्स टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिशिंग करी जाती है, ट्राइंग टू गेन पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जैसे SQL इंजेक्शन में होता है ना, वैसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट वो वेबसाइट पे नहीं चलता, वेबसाइट के सर्वर पे नहीं चलता, वो जो यूज़र उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसके कंप्यूटर पे चलेगा। ठीक है। जो साइबर थ्रेट्स देख लेते हैं हम, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, लार्जली 4 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड करा है। साइबर एस्पैनेज हो सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं। साइबर क्राइम किसी के खिलाफ कर सकते हैं, या वो टेररिज्म, वॉरफेयर, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। देखो, क्राइम हो रहा है, फिर वो साइबर टेररिज्म पे पहुंच गया, फिर वो वॉरफेयर तक पहुंच गया। पहले सिर्फ एस्पैनेज हो रहा है, फिर क्राइम होना शुरू हुआ, फिर टेररिज्म होना, फिर वॉरफेयर। तो अब देखते हैं। तो साइबर एस्पैनेज सबसे पहले हम देखते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कि इलिसिट एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए मिल सके। टिपिकली जो गवर्नमेंट के पास है या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ये जनरली एसोसिएट करी जाती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, डेटा थेफ्ट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द पब्लिक एक्टिविटी ऑनलाइन, इसलिए साइबर एस्पेनेज करी जाती है। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, या डेटा चुराने के लिए, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे इलिसिट एक्सेस पाने के लिए।
ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिमिनल्स और टेररिस्ट या नेशंस डिफरेंट यूज़ करते हैं एज पार्ट ऑफ नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। इसमें क्या साइबर एस्पाइनाइज में ना ये प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी ये होती है एडवर्सरी के पास, वो श्रग ऑफ कर देता है एट्रीब्यूटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। साइबर एस्पाइनेज के एग्जांपल क्या है, जैसे 2014 में हैकिंग ऑफ मेजर यूएस कंपनीज टू स्टील ट्रेड सीक्रेट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह ना। तो 2014 में चाइनीज़ ऑफिशियल ने हैक किया यूएस कंपनीज के सिस्टम में ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के लिए। फिर है टाइटन रेन 2003 से 6, अटैक बाय यूएस ऑन चाइना ऑन यूएस। टाइटन रेन अटैक होते हैं, उससे बहुत सारी जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन, वो चुरा लेते हैं चाइना यूएस से। फिर मूनलाइट मेज अटैक, इससे ये रशिया का अटैक था यूएस पे। तो टाइटन टाइटन भी मून ही है ना, सैटर्न का। तो टाइटन, फिर मूनलाइट मेज, ये नाम याद रखने हैं, टाइटन रेन, मूनलाइट मेज। फिर एनएसए सर्विलेंस प्रोग्राम एज रिवील्ड बाय एडवर्ड शोर्डन इन यूएसए। ठीक है, एडवर्ड स्नोडन का भी रिवेलेशन से विकीलीक्स। साइबर एस्पानेज हो गई। अब साइबर अटैक्स पे, साइबर क्राइम्स पे बात आ गई। साइबर अटैक होता क्या है? एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवर, मैन्यूवर मतलब कोई पोजीशन लेना, एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को भी टारगेट करती है ना, ये ऑफेंसिव, एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवरिंग है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवरिंग विद एन इंटेंट टू डैमेज और टू डिस्ट्रॉय टारगेटेड नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम को। दीज कैन बी लेबल्ड, इनको साइबर कैंपेन्स भी कहा जाता है इन्हें, वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, मतलब वही मैंने बताया ना, एक स्पेक्ट्रम है पूरा। तो हर सब किसी में एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवरिंग तो हो ही रही है, रिगार्डलेस अपॉन कंटेक्स्ट, स्केलेबिलिटी एंड रिगार्डिंग अपॉन, मैंने जैसे बताया स्पेक्ट्रम है, तो वो कंटेक्स्ट, स्केल और सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। इट कैन रेंज फ्रॉम इंस्टॉलिंग spyware on PCs to attempts to destroy the critical infrastructure of entire nation। ये इतना रेंज कर सकता है। अब साइबर टेररिज्म क्या होता है? कन्वर्जेंस, जब टेररिज्म और साइबर स्पेस इन दोनों का कन्वर्जेंस हो जाए, ठीक है, इट मीन्स अनलॉफुल साइबर अटैक्स एंड देयर थ्रेट्स, ताकि जो कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसको कोर्स और इंटिमिडेट करा जा सके, या उसके लोगों को, फॉर सम पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल या कोई सोशल ऑब्जेक्टिव है। साइबर टेररिज्म शुड रिजल्ट इन वायलेंस अगेंस्ट पीपल और प्रायोरिटी, और एटलीस्ट कॉज एनफ हार्म टू जनरेट फियर। फियर साइकोसिस क्रिएट करना एम है, ठीक है, तो कुछ वायलेंस तो होनी चाहिए, या तो पीपल के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और एटलीस्ट एनफ हार्म तो होना चाहिए। सीरियस अटैक अगेंस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कुड बी एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म। उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर सीरियस अटैक्स हो रहे हैं ना, वो साइबर टेररिज्म उन्हें माना जा सकता है। इफ दे क्रिएट पैनिक, ठीक है, क्रिटिकल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करके, कोई ज़रूरत नहीं है तब ज़्यादा कि वायलेंस में वो ज़रूर ही वो कन्वर्ट हो, ठीक है, अगर वो पैनिक क्रिएट करने पाने में कैपेबल है। बिसाइड टेररिस्ट ऑल्सो यूज साइबर स्पेस प्लान करने के लिए, टेररिस्ट अटैक्स ना, और रिक्रूट सिंपथाइजर्स को रिक्रूट करने के लिए, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, मैलिशियस वायलेंट ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ना, VOEC, ठीक है, वायलेंट ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट या मैलिशियस कंटेंट ऑनलाइन, ताकि ब्रेन वॉश करा जा सके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ न्यू एरेना ऑफ अटैक्स, ठीक है, हमने देख लिया। साइबर वॉरफेयर है क्या, ये क्या है? अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना,
टू डिसरप्ट किसी भी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को डिसरप्ट करने के लिए, स्पेशली डेलिबरेट अटेम्प्ट अगर उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हो रहा है, अगर उसका किसी भी अटैक का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, अगर उसका स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, और उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करा जा रहा है ताकि उसे डिसरप्ट करा जा सके, तो उसे साइबर वॉरफेयर कहेंगे। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसलिए साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, इनमें कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन साइबर प्लेयर्स कौन होते हैं, एक तो और उनके मोटिव्स क्या अलग अलग होते हैं। साइबर हैक्टिविस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये हैक करते हैं किसी की भी वेबसाइट्स को, ठीक है, ये एक्टिविस्ट होते हैं, बट ये हैकर्स भी होते हैं, तो इन्हें साइबर हैक्टिविस्ट कहते हैं। जैसे एक एनोनिमस ग्रुप यूएस में बहुत चला था ना, तो उनका विद पॉलिटिकल एजेंडा वो साइट हैक करते थे, सर्वर्स को हैक करते थे, और अपना जो कम्युनिकेशन, अपना मैसेज फैलाने में ना, वायरल करने में वो मदद आता था। वो ऐसे कहते थे, वी आर दी अनोनिमस। ठीक है, तो साइबर एक्टिविस्ट थे। अब साइबर एस्पेनेज करने वाले कौन है, यूजिंग स्टेल्थी आईटी सॉफ्टवेयर्स, मतलब चुपचाप करनी है, तो स्टेल्थी आईटी सॉफ्टवेयर्स, आईटी मॉलवेयर्स को जो पेनिट्रेट करे किसी कॉर्पोरेट या मिलिट्री डेटाबेस में, जैसे कि वो हुआ था, टाइटन रेन हुआ था, ठीक है, तो साइबर एस्पेनेज था। अब साइबर क्रिमिनल्स कौन है, जो कॉमर्शियल, उनके पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, ये सारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सीकिंग कॉमर्शियल गेन। वो बैंक की हैक्स करते हैं सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज फिशिंग स्कैम भी करते हैं, वो कंप्यूटर रैंसम, ये सारे साइबर क्रिमिनल्स करते ही हैं। साइबर टेररिस्ट क्या, जब वो पेनिट्रेट और अटैक करे क्रिटिकल एसेट्स को, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, ताकि उनकी पॉलिटिकल पावर, एम्स फॉर पॉलिटिकल पावर, स्टेटस को चेंज करने के लिए, और ब्रांडिंग होती है उसकी उनसे ना, जब वो क्रिटिकल एसेट्स और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे तभी तो ब्रांडिंग होगी। साइबर एक्टिविस्ट हमने बाकी सब पढ़ लिया। अब फिशिंग देखते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ साइबर अटैक्स है जिसमें सोशल इंजीनियरिंग करी जाती है ताकि विक्टिम को ना ट्रिक करा जा सके पैसे देने में, या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर देने में, या कुछ कोई मालवेयर डाउनलोड करने में। फिशिंग क्या होता है, विजिंग, पी का भी हो गया, विजिंग, इसमें अटैक्स जो होते हैं वो परफॉर्म्ड ओवर फोन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके जो अटैक्स हो रहे हैं ना, उसे विजिंग कहते हैं। ठीक है, बल्क फिशिंग कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनटारगेटेड फिशिंग ईमेल्स अगर हम भेज रहे हैं तो उसे बल्क फिशिंग कहते हैं। स्मिशिंग क्या कहते हैं, अटैक यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस, ताकि मिसलीड करा जा सके और डिसीव करा जा सके विक्टिम को, अगर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो उसे अपना स्मिशिंग कहेंगे। वेलिंग कहेंगे, फिशिंग अटैक जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी वेल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसे वेलिंग कहेंगे। अब साइबर स्पेस स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। अब जैसे कि साइबर स्पेस जो है हैज़ बिकम की कंपोनेंट, किन किन चीज़ों में साइबर स्पेस का, किसी भी पब्लिक पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन में, एग्जीक्यूशन में, जैसे कि डिजिटल इंडिया, या फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आधार, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए आज की डेट में ऐसे पेनेशिया माना जाता है, तो पब्लिक सर्विस फॉर्मुलेशन और डिलीवरी में यहाँ काम आता है ये। गवर्नमेंट इसे अपने प्रोसेस एंड स्टोर सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा के लिए, विच इफ कॉम्प्रोमाइज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं कंट्री के लिए, जैसे कि कोविन ऐप, टेकिंग डाउन साइबर स्पेस, डिसरप्शन ऑफ मैनी क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर साइबर स्पेस डाउन हुआ ना, तो बहुत सारे क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज जो हैं, जैसे कि रेलवे, डिफेंस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब डाउन जा सकती है, तो इससे क्या फिजिकल हार्म हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है साइबर स्पेस की क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि NIC ई हॉस्पिटल सिस्टम जो एम्स का था, उस पर रैंसमवेयर अटैक होता है, तो जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स थे ना एम्स का, वो बहुत टाइम तक वो हुए थे हैम्पर। सेवरल स्टेट्स जो हैं डेवलपिंग कैपेबिलिटीज साइबर अटैक्स में ना, विच कैन ऑल्टर आउटकम्स इन बैटल फील्ड।
सेवरल स्टेट्स मतलब यूएस, चाइना, ऐसे। तो हम कहीं किसी से पीछे ना हो जाए। एक तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बहुत यूज़ आ रहा है। दूसरा, इसमें सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा स्टोर है। फिर डेटा को ऐसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ऑयल कहा जाता है। थर्ड है, क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज को ये हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है। अब फोर्थ है कि ये बहुत सारी स्टेट्स बहुत सारे साइबर जो वेपन्स का बना रही हैं वो। ठीक है। इन इंडिविजुअल्स जो है इंक्रीजिंगली यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, वर्क फ्रॉम होम, ई एजुकेशन वगैरह में, या रिटेल पेमेंट्स में। तो जो साइबर क्राइम्स के लेके वल्नरेबिलिटीज़ है ना, वो बढ़ती जा रही है। बैंक फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ठीक है। साइबर एस्पिनेज, सर्वेलेंस, प्रोफाइलिंग, ये सब बढ़ रही है। अब स्टेप्स ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्ट्स क्या है? स्टेप्स नहीं, स्टार्ट्स। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री अब बहुत बढ़ रही है। 11 करोड़ से ज़्यादा लोग पेड ऑनलाइन गेम्स इंडिया में खेल रहे हैं। उसमें से ये सेकंड लार्जेस्ट है ई कॉमर्स के बाद ना, जो ई गेम्स है। अब जो एनुअल रेवेन्यू है ना इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का, वो डबल हो जाएगा, $6 बिलियन हो जाएगा वो 2028 तक। एंड $3.1 बिलियन अभी है। $3 बिलियन से वो $6 बिलियन का हो जाएगा। अब जो इंडिया है ना, उसमें 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, और ये 100 करोड़ का मार्क 2030 तक पार हो जाएगा। अब इंडियन जो है वो स्पेंड 7.3 आवर्स ऑन मोबाइल फ़ोन एवरी डे। ठीक है। 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 7.3 आवर्स ऑन एवरेज वो फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं, मोर देन अमेरिकन एंड चाइनीज़। और कॉस्ट ऑफ मोबाइल डेटा ना, देखो 3 7 आ गए। 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, 7.3 आवर्स, 0.17 पर गीगाबाइट। डिजिटल पेमेंट्स देखते हैं आप। ओवर 25 करोड़ इंडियन जो हैं वो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं फॉर पेमेंट्स। अब साइबर स्पेस डिफेंड करने में चैलेंजेस क्या क्या हैं? ठीक है। अब चैलेंजेस को वैसे तो हमें सिक्वेंशली ही पढ़ना चाहिए, पर देख लेते हैं। ये बेस्ड ऑन देखो कि किस किस तरीके के अटैक हो रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर तीसरा है कि जो अटैक्स हो रहे हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। चौथा है कि जो देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन टेक, जो एडवांसमेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, तो वो सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन्स बना पा रहे हैं। ठीक है। अब जो टाइम फ्रेम है ना साइबर अटैक्स पे रिस्पॉन्स करने की, वो कम श्रिंक होती जा रही है टाइम फ्रेम। ठीक है। और आपने यहाँ अवेयरनेस की भी दिक्कत है, तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं। द टास्क साइबर ये डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट एंड कन्वेंशनल थ्रेट्स। ठीक है। बहुत सारे रीज़न है इसका। एक तो डिफ्यूज्ड है, इंटेंजिबल थ्रेट्स है। कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के किसी को भी अटैक कर सकता है, कोई जियोग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू लो, एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं है, किसको कहें कि भाई तुमने हम पे अटैक क्यों किया। डिफ़िकल्ट टू, ये एक ग्रे जोन वॉरफेयर है। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू लोकेट अटैकर और इवन मिसलीड टारगेट इनटू बिलीविंग कि अटैक कहीं और से हो रहा है। ठीक है। वो बहुत सारी फायरवॉल्स लगा लेते हैं और वीपीएन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू लोकेट द अटैकर। अब डिफ्यूज एंड इनटेंजिबल थ्रेट्स एज एब्सेंस ऑफ इंटेंजिबल टेंजिबल परपिचुएटर। कोई टेंजिबल परपिचुएटर नहीं है कि किसी की आर्मी ने अटैक कर दिया या किसी नॉन स्टेट एक्टर ने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। टेंजिबल परपिचुएटर्स है ही नहीं। और फ्रंट लाइन इज एवरीवेयर, ऐसे उसमें कहता है ना अपना ग्रे जोन वॉरफेयर में कि एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं है, फ्रंट लाइन इज एवरीवेयर। तो इसमें माउंटिंग ऑफ अटैक्स लो कॉस्ट होती है, माउंटिंग ऑफ अटैक्स। ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू फ्रेम एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है। साइबर स्पेस इनहेरेंटली इंटरनेशनल है, तो नेशंस उसे सिलोज में डील नहीं कर सकते साइबर अटैक्स को। ठीक है।
अब हम ये इग्नोर नहीं कर सकते किसी और कंट्री वर्ल्ड के पार्ट में क्या हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, ठीक है, तो उससे इंटरनेट सीवरेबिलिटी का एक इशू है कि भाई अटैक्स हो रहे हैं, इंटरनेट वो स्प्लिंटर्स में बिखर, स्प्लिंटरिंग ऑफ द इंटरनेट हम कहते हैं। तो ये एक नेशनल इशू ही है, ये एक ग्लोबल इशू है, ठीक है, क्योंकि साइबर स्पेस इज इनहेरेंटली इंटरनेशनल। अब rapidly evolving tech to keep track of global development, developing countermeasures and staying ahead of competition is very important. कोई फुल प्रूफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो है ही नहीं, क्योंकि लो रोज रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकर्स, जो अटैकर्स को अटैक करना ना वो बहुत इजी है और वो लो कॉस्ट है, उनका कुछ जा नहीं रहा, वो एनोनिमस भी है और एट्रीब्यूटेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, इंटेलिजिबल एंड डिफ्यूज थ्रेट्स है और कोई कोलेट्रल डैमेज भी नहीं है अटैकर्स के लिए। ह्यूमन एलिमेंट्स साइबर सिक्योरिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे टारगेट यूजर्स देमसेल्फ मेक मिस्टेक्स, जैसे कि हमें पासवर्ड रखना है अपनी उसका, तो हम सारी ही आईडीज का पासवर्ड एक रख देते हैं, तो टारगेट यूजर आर देमसेल्फ मेकिंग मिस्टेक्स और साइबर अटैक्स के प्रे बन जाते हैं। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स जो हुए ना, एक स्टक्सनेट वॉर्म है। ईरान में क्या हुआ, ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ना, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसको स्लो करने के लिए यूएस ने ये स्टक्सनेट वॉर्म उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में छोड़ दिया। अब इट कॉज्ड फिजिकल डैमेज इसने करा बाय ऑल्टरिंग इनपुट इन न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है, तो स्टक्सनेट वॉर्म इट कॉज्ड फिजिकल डैमेज बाय ऑल्टरिंग इनपुट्स इन न्यूक्लियर सिस्टम, बर्निंग सेंट्रीफ्यूजेस यूज्ड टू मेक न्यूक्लियर फ्यूल। एक देखो, ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ना, ये इंटरनेट से आइसोलेटेड थी, इसीलिए, बट वो हार्डवेयर तो यूज़ कर रही थी बाहर से इम्पोर्टेड, तो यूएस ने इन्फेक्ट करी यूएसबी डिवाइसेस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को सप्लाई होने वाली थी, और उसने स्टक्सनेट वॉर्म उनके अंदर इम्प्लांट कर दिया। हेंस जो फिजिकली इंट्रोड्यूस्ड था स्टक्सनेट वॉर्म। नॉर्दर्न कोरिया के हैकर्स ने ना 2016 में फ्रॉडुलेंट्स ऑर्डर करे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में, और ताकि वो $951 मिलियन बांग्लादेश बैंक से चुरा सके, और वो $81 मिलियन चुराने में सक्सेसफुल भी हो गए। इट इन्वॉल्व गलिबल जो बैंकर्स, कॉम्प्लिसिट बैंकर्स जो थे, उन्होंने जिन्होंने हैंड ओवर कर दी स्विफ्ट कोड्स, तो उनका भी रोल था। अनलाइक एनपीटी, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थ्योरी ना, अपना ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कुछ ऐसी है एनपीटी की फुल फॉर्म। अब फॉर न्यूक्लियर वेपन्स जैसे है, ऐसा कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है यहाँ पे, ताकि साइबर वॉर्म्स वेपन्स की इनकी प्रोलिफरेशन को रोक सके। एक प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी, एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं है, प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी है, तो उससे डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग द परपिट्यूटर बिकम डिफिकल्ट। अब वेरियस अटैक्स होते हैं, उनके टारगेट होते हैं, उनके इफेक्ट होते हैं कुछ। अब ये हम फटाफट देख लेते हैं, जो बहुत वेरियस अटैक टारगेट बिहेवियर, इनसाइडर अटैक होता है, ठीक है। अभी पहले ये वाले देखते हैं। ऐसा जो नेटवर्क होता है ना, काम इंटरनेट नेटवर्क काम करता है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती है। उनमें से एक लेयर है ह्यूमन, सबसे पहले तो ह्यूमन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें इनसाइडर अटैक या अनविटिंग बिहेवियर, ठीक है, विटी बिहेवियर नहीं था, तो अनविटिंग बिहेवियर और इनसाइडर अटैक्स, ये जो होते हैं ना, ये ह्यूमन के कारण से हो जाते हैं। डिसइंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, ये क्रिएट हो जाती है। अब दूसरा है एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर नीचे नेटवर्क लेयर होती है, फिर हार्डवेयर लेयर होती है। अब लाइफ साइकिल इम्प्लांट्स ऑफ बैकडोर्स, जैसे अपना इसमें करा था ना स्टक्सनेट वॉर्म में, लाइफ साइकिल इम्प्लांट्स इसके अंदर कर देता है, ताकि ये कहीं पे भी जाए, ये तो वायरस वाला है। लाइफ साइकिल इम्प्लांट्स ऑफ बैकडोर्स, ये ट्रिगर करते हैं मालफंक्शन और परफॉर्मेंस लॉस। अब जो वॉर्म्स है
और अपना वायरस है वॉर्म्स वायरस फ्लडिंग, ये ओएस नेटवर्क में वायरस फ्लडिंग वॉर्म्स एंड वायरस फ्लडिंग कर देते हैं, इसके कारण डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाती है, एक्सफिल्ट्रेशन हो जाती है, कोड मैनिपुलेशन एंड मालवेयर, एप्लीकेशन लेयर काम करने में दिक्कत हो जाती है, जो कोड माल फंक्शन और मालवेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, तो इससे इनएक्यूरेसीज एंड फेलियर्स आ जाती है। मान लो कोई एक सिस्टम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और उसमें साइबर अटैक होता है, मालवेयर अटैक होता है, ठीक है, जो उसकी एप्लीकेशन लेयर है वो अपना जो सपोज टू डू फंक्शन है वो हैपहैज़ार्डली क्रिएट करने लग जाती है, तो इससे वो हो सकते हैं अपने आप जाम लग सकते हैं, ठीक है, इस एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर तो हमने देख लिया एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर। फिर है मटेरियल डिवाइस कम्युनिकेशन लिंक, फिजिकल डिस्ट्रक्शन एंड ईज ड्रॉपिंग, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल ईज ड्रॉपिंग कर रहे हैं हम जिससे कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है, ठीक है। डेटा एंड पॉलिसी करप्शन, डेटा एंड पॉलिसी करप्शन, स्पेस मिशन लेयर, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का हमने देख लिया। फिर अब हमने सब देख लिया, ह्यूमन भी देख लिया, फिर ये जो नेटवर्क के उस पर लेयर्स चलती है, एप्लीकेशन ओएस हार्डवेयर लेयर, बट हम एक स्पेस मिशन लेयर तो मिस कर गए। तो अगर अटैक हो रहा है ना डेटा और पॉलिसी करप्शन का, तो कमांड एंड कंट्रोल में डिसरप्शन हो सकती है, बिहेवियरल मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटीज टू साइबर अटैक्स एंड इट्स मिटिगेशन। हमारी वल्नरेबिलिटीज क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? बिकॉज नेट सेंट्रिसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीजेज साइबर अटैक्स रिस्क। सॉफ्टवेयर जो है मोस्ट अपरेंट टारगेट है साइबर अटैक का, स्पेशली तब जब वो लो क्वालिटी लैक क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी ना हो उसमें ना, और क्वेश्चनेबल पेडिग्री एंड अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब डेवलपमेंट डेव ऑपरेशंस, तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए अगर अनइंटरप्टेड एक्सेस है, जैसे जोमेटो में डेटा लीक हो गया था ना, डेव डेव इन्वायरमेंट के लिए अगर अनकंट्रोल्ड एक्सेस है या फिर लैक ऑफ क्वालिटी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी कंसर्न इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो क्वेश्चनेबल पेडिग्री और वल्नरेबिलिटी आ जाती है। अब मिटिगेशन इज अ चैलेंज दैट रिक्वायर्स, साइबर अटैक्स हो ही ना, उसे मिटिगेट करना एक चैलेंज है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक्सेस कंट्रोल चाहिए, ठीक है, कौन डेवऑप्स की इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सके। फिर आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन, जब हम बना ही रहे हो ना उसी टाइम पे आर्किटेक्चर में साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स को टैकल करना है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे कोई हील वगैरह। इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर रिस्पॉन्सिवनेस, इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर चाहिए कि अवेयरनेस उसकी इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, मिटिगेट करना है तो सबसे पहले आर्किटेक्चर में ही इनबिल्ट हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या, ऐसे डेवऑप्स की जो इन्वायरमेंट है ना उसके रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो। फिर तीसरा, अगर अटैक होने भी लग जाए तो टेक्नोलॉजी एंड टूल्स हो जो ऑटोमेटिकली अटैक को रोक सके। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो एक इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एनसीआरबी में 66,000 केसेस 2022 में रजिस्टर हुए, जो 2021 से 25% ज़्यादा साइबर क्राइम्स के केसेस थे। 66,000 केसेस थे और उनमें जो 65% साइबर क्राइम केसेस थे ना वो फ्रॉड के थे, ठीक है। लगभग 5.5% एक्सटॉर्शन के थे, 5.2% सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के थे, 65% वर ऑफ साइबर क्राइम जो फ्रॉड्स के थे। 80% साइबर क्राइम फ्रॉड जो है ना वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द नॉलेज। अब C2FO इन 2022 रिपोर्ट, इंडिया इज अमॉन्ग टॉप 5 टारगेट। C2FO in 2022 report, India is among top 5 targets for cyber attacks in APEC region, particularly security breaches including espionage, ठीक है, समझ आया। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया टॉप 5 टारगेट्स में से है एक,
ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ठीक है, अपना डिजिटली अवेयर पॉपुलेशन नहीं है। पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस इंक्लूडिंग साइबर एस्पाइनेज। साइबर एस्पाइनेज तो हो ही रहे हैं, अपना गवर्नमेंट पे भी तो एलिगेशन लगे थे कि वो साइबर एस्पाइनेज करा रही है अपने मंत्रियों वगैरह की। साइबर सिक्योरिटी फर्म है कैस्पर्सकी है, वॉन्स इंक्रीज इन साइबर अटैक्स एशिया पैसिफिक रीजन में ना, एज मोर स्विच टू मोबाइल बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 in 10 जो यूनिक कैस्पर्सकी यूजर्स हैं वो इनकरेजिंग थ्रेट्स फ्रॉम मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन अनुविस। ठीक है। Implication of security of India due to cyber attacks. अब implication of security of India due to cyber attacks. इन 2012 a highly in 2012 a high profile cyber attack breached email account of 12,000 people including top government of India ministries and military officials। 2012 का ये केस है। एक हाई प्रोफाइल साइबर अटैक होता है जिससे 12,000 ईमेल अकाउंट्स जो थे ना उसको चुरा लिया जाता है। 32 लाख लोगों की जो डेबिट कार्ड डिटेल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी 2016 में। हिताची पेमेंट सर्विसेज सिस्टम में मालफेयर इन्फेक्शन आ गया था। 32 लाख, यहाँ 12,000 ईमेल आईडीज, 32 लाख डेबिट कार्ड्स। एंड एथिकल हैकर स्टोर एक जोमेटो में अटैक हुआ था 2017 में ना, साइबर अटैक। तो एथिकल हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का नेम, ईमेल और हैश्ड पासवर्ड उनके वो कर लिए थे, चुरा लिए थे और डार्क वेब पे बेच चुके थे। अब जो ग्लोबल वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक है उसका इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा था और हज़ारों से ज़्यादा कंप्यूटर वो लॉक्ड हो चुके थे बाय हैकर्स। इट इम्पैक्टेड सिस्टम बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश पुलिस एंड स्टेट यूटिलिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। अब पेत्या रैंसमवेयर अटैक जो 2017 में हुआ है, पेत्या रैंसमवेयर अटैक जो 2017 में हुआ, उसमें इम्पैक्टेड कंटेनर हैंडलिंग फंक्शन एज अपना रैंसमवेयर अटैक जो वानाक्राई पेत्या, इसमें जो कंटेनर हैंडलिंग फंक्शंस थे ना, दानिश फर्म जो अपना मुंबई JNPT के टर्मिनल पे संभाल रही थी कंटेनर हैंडलिंग फंक्शन, तो उस पर साइबर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है पेत्या का। अब देखते हैं हम स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके ना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहे थे। अब स्टेप्स क्या है जो गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी के लिए लिए। सबसे पहले 2020 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ने गवर्नमेंट ने बनाई। जो मेन सेक्टर रहता है फोकस अंडर स्ट्रैटेजी, वो क्या क्या सेक्टर्स हैं अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी नहीं है, स्ट्रैटेजी है। NCS स्ट्रैटेजी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले लार्ज स्केल डिजिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज जो हो रही है ना, दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो फोकस करा है। ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है तो जो पब्लिक सर्विसेज के डिजिटलाइजेशन हो रही है उस पर फोकस। तो इसमें क्या फोकस है कि फोकस ऑन सिक्योरिटी इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन इन ऑल डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव। इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना, असेस करने के लिए, असेस, इवैल्यूएट, सर्टिफाई एंड रेट करने के लिए कोर डिवाइसेस को असेस, इवैल्यूएट और सर्टिफिकेशन एंड रेटिंग करने के लिए। टाइमली रिपोर्ट करना वल्नरेबिलिटीज़ को एंड इंसिडेंट्स को। ठीक है, तो एक तो है कि अपना डिज़ाइन बनाते हुए ही सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखना। दूसरा है उनको एसेस, इवैल्यूएट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ बनाना। तीसरा है कि कोई वल्नरेबिलिटीज़ होगी तो उसे टाइमली रिपोर्ट करना।
फिर अगला है सप्लाई चेन की सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे हमने देखा था ईरान में जो अटैक करवाती है यूएस, ठीक है, वो हार्डवेयर को यूज़ करके करवा देती है, तो सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी इज़ अ बिग इशू। तो सप्लाई चेन जो है ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स की और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, वो मॉनिटर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है, मैप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आ रहे हैं आईसी आ रही है वो इन्फेक्टेड हो। ठीक है, स्केलिंग अप जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग और उनकी सर्टिफिकेशन को लेवरेज करना, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ है ना, स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल एंड टेक्निकल लेवल पे उसको लेवरेज करना। फिर तीसरा है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, इंटीग्रेशन, स्काडा सिक्योरिटी और इंटरप्राइज सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करना। इंटरप्राइज की सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो स्काडा की सिक्योरिटी भी उसमें आनी चाहिए। स्काडा सिक्योरिटी मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिक्योरिटी। फिर है मेंटेनिंग अ रिपोजिटरी ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। अगर किसी भी चीज़ को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं उसकी जो सिक्योरिटी है उसको इंटीग्रेट करूँगा इन्वायरमेंट सिक्योरिटी में। फिर दूसरी चीज़ मैं करूँगा कि जो मेरी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको मैं उनकी एक रिपोजिटरी बनाऊँगा और एक सिक्योरिटी बेसलाइन डिसाइड करूँगा, एग्रीगेट लेवल सिक्योरिटी बेसलाइन, कि इतनी तो सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। फिर मैं मॉनिटर करूँगा जो भी डिजिटाइजेशन ऑफ द डिवाइसेस है ना, और सिक्योरिटी डिवाइसेस को इवेल्यूएट करना। बेसलाइन बनाने के बाद मॉनिटर करना ही अगला स्टेप है। फिर साइबर इंश्योरेंस, दिस इज़ अ गुड टर्म, साइबर इंश्योरेंस। ठीक है, ये पेपर में लिखा जा सकता है, साइबर इंश्योरेंस करवाना चीज़ों का। ठीक है, डिवाइस ऑडिट पैरामीटर फॉर थ्रेट प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, मतलब वही मॉनिटर करते रहना, ऑडिट करते रहना, जो बेसलाइन हमने सिक्योरिटी बेसलाइन बनाई है क्या वो फॉलो हो रही है, इस सब को। फिर डिजिटल पेमेंट्स जो हो रही है, इसमें भी मैपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड, सप्लाई चेन, ट्रांजैक्शन एंटिटीज, पेमेंट फ्लो, इंटरफेसेस, डेटा एक्सचेंज, इन सबको मैप और मॉडल करना है कि पेमेंट फ्लोज कैसे हो रही हैं, क्या क्या डेटा एक्सचेंज हो रहे हैं, सप्लाई चेन एंड ट्रांजैक्टिंग एंटिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, फिर दूसरा है रूटीन थ्रेट मॉडलिंग। हमने पहले देखा था ना कि मैपिंग और मॉडलिंग कर रहे हैं हम इस फ्लोज की, फिर हम मॉडलिंग कर रहे हैं दूसरा कि वल्नरेबिलिटीज़ की, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, उनकी रिपोजिटरी मेंटेन करना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरा है थ्रेट रिसर्च एंड शेयरिंग ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस। अब हमने रूटीन मॉडलिंग कर रहे हैं हम वल्नरेबिलिटीज़ की, तो क्या क्या नई रिसर्च भी हमें करती रहनी है ना कि इंटेलिजेंस डेवलप कर सके हम। स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी, जो स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप करना। ठीक है, फिर है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए, ऑपरेशन और गवर्नेंस के लिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, जिन्हें फॉलो करा जा सके ऑपरेशंस में, गवर्नेंस में। क्रिटिकल डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है ना, तो जैसे लैंड डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं तो उसकी क्रिटिकल स्क्रूटनी होनी चाहिए उन प्लान्स की। ठीक है, क्रिटिकल स्क्रूटनी मतलब वही, क्रिटिकल स्क्रूटनी में क्या होगा, हम मैपिंग करेंगे अपना वल्नरेबिलिटीज़ की और हम थ्रेट इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे, तो क्रिटिकल स्क्रूटनी होनी चाहिए इन प्लान्स की। और डेडिकेटेड फंड्स, जो पहले तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, फिर जो डिजिटाइजेशन प्लान है उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए और डेडिकेटेड फंड्स एलोकेट होने चाहिए। फिर है अभी हमने देख लिया स्टेट लेवल की साइबर सिक्योरिटी, हमने देख ली, हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की देख ली, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट्स की देख ली। ठीक है, हमने डिजिटाइजेशन जो पब्लिक सर्विसेज हो रही हैं, पब्लिक सर्विसेज डिजिटाइजेशन, पेमेंट डिजिटाइजेशन। ठीक है, स्टेट लेवल सिक्योरिटी और स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसेस हैं ना उनकी सिक्योरिटी भी देखनी ज़रूरी है। एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है।
गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सिक्योरिटी बेसलाइन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। डेवलप सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर पॉलिसी इंटरवेंशन। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी 2020 की। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या थी 2013 की। एडवर्ड शॉर्डन ने ना, ये बैकड्रॉप था, एडवर्ड शॉर्डन ने बहुत सारा डेटा लीक कर दिया था एनएसए की मैसिव सर्विलेंस प्रोग्राम का ना, तो उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आती है। इसका कहना था कि एक 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC एक हम बनाएंगे ताकि इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करा जा सके। फिर PKI को गवर्नमेंट सर्विसेज में ना इनकरेज करेंगे कि यूज़ हो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो। और ओपन स्टैंडर्ड्स साइबर सिक्योरिटी के लिए, ऐसा वो ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए कि क्या साइबर सिक्योरिटी, नहीं, ओपन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर गाइडलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, फ्रेमवर्क्स होना चाहिए। तो ओपन स्टैंडर्ड्स चाहिए हमें। जैसे OSI लेयर का है ना कि नेटवर्किंग कैसे हो रही है, उसका ओपन स्टैंडर्ड है, ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ओपन स्टैंडर्ड चाहिए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन engage information security official organization to assist e-governance initiative। अब e-governance जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी का इम्बाइब होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ असिस्टेंस, देखो एट द एंड तो बात कॉपरेशन की आ जाती है। कॉपरेट किसके साथ करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ। फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी बेसलाइन होनी चाहिए, ओपन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होना चाहिए। NCIIPC ये एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए। इसने डेजिग्नेट करा सर्ट इनको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया को एक नेशनल नोडल एजेंसी के तौर पे बनाया जो कोऑर्डिनेट करेगी साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स को, ठीक है। लोकल स्टेट सर्ट बॉडीज टू कोऑर्डिनेट एट रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल्स। एस्टेब्लिश COE साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट लैब फॉर अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू PPP। अब फिर अगला है कि 5,000 सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगले 5 साल में। क्या ये हुआ? ये तो कौन ही बताता है कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने देखा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, PKI, NCIPC, इन टर्म को याद रखना है। ओपन स्टैंडर्ड्स, एस्टेब्लिश एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करो, साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट लैब्स स्टैब्लिश करो फॉर अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू PPP। हम कॉपरेशन ही तो कर रहे हैं, तो PPP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉन्सेप्ट लैब, PPP प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, PKI, PPP, PPP प्रोफेशनल PKI, PPP प्रोफेशनल PKI, PPP PKI प्रोफेशनल PKI, PPP में प्रोफेशनल PKI। अब की कंसर्न्स क्या है इस पॉलिसी के? जो 2013 वाली पॉलिसी है ना, वो लार्जली डिफेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव मेजर्स हैं, कोई प्रोएक्टिव मेजर्स या ऑफेंसिव कैपेसिटीज डेवलप करने की इसमें बात नहीं है। ये लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से सफ़र करती है। जैसे कि क्या 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल रिक्रूट हुए, ठीक है, क्या कोई कॉन्सेप्ट लैब्स बनी PPP मॉडल पे? तो इसमें बड़ी बड़ी बातें और करा कुछ नहीं। It is inadequate to balance cyber security needs with the need to protect with the need to protect civil liberties of India, ठीक है। अब IT एक्ट जो 2000 का आया, ये भी पढ़ते हैं हम। IT एक्ट 2000 का जो आया ना, ये रेगुलेट करता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स को और उनके डेटा को। जो एक्ट है
ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स को ना, जो विद इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स ये हो रही है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह यूज़ करके ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। साइबर क्राइम्स, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये इन सब के बारे में भी साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कस करता है। लाइबिलिटी नेटवर्क एनएसपीज का जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, ये इन सब के बारे में आईटी एक्ट बताता है। ये अमंग अदर थिंग्स है, ये कुछ ऑफेंसेस को लिस्ट डाउन करता है, जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, ये एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म को है ना, जैसे किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम में इलिसिट एक्सेस लेना, किस इंटेंशन से, ताकि यूनिटी, सॉवर्निटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यूनिटी यूनिटी सिक्योरिटी सॉवर्निटी एंड इंटेग्रिटी, इसको हार्म करना स्टेट की, या चीटिंग करना, चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, या टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेज डेटा, ये सब इसमें ऑफेंसेस माने गए हैं। इस एक्ट की लिमिटेशंस क्या है? द इशू विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड देयर एडिक्वेट प्रोटेक्शन हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली एड्रेस्ड। मैक्सिमम डैमेज जो है ना कंपेंसेशन के तौर पे, अब कोई भी अगर साइबर स्टिपुलेटेड बाय साइबर लॉ अमेंडमेंट्स, वो 5 करोड़ ही है, ये बड़ा ही छोटा फिगर्स है और इफेक्टिवली कोई रिलीफ नहीं है कॉर्पोरेट्स के लिए। जो इश्यूज विद स्पैम नॉट डेल्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, और स्पैम तो वर्ड ही नहीं है पूरे आईटी अमेंडमेंट एक्ट में ना। अब आईटी एक्ट जो है वो 2008 में अमेंड होता है। ये एग्जेम्पशन टू इंटरमीडियरीज प्रोवाइड करता है फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। फॉलोइंग दिस एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स बने 2011 में, जो फ्रेम हुए हैं सेक्शन 792 के अंदर, 792 के अंदर ऑफ एक्ट, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंटरमीडियरीज टू क्लेम सच एग्जेम्पशंस। रूल्स रिक्वायर इंटरमीडियरीज टू प्रोहिबिट होस्टिंग सर्टेन कंटेंट, जो कि ऑब्सीन वगैरह हो, उसको वो होस्ट नहीं कर सकता। अब 2018 में ना एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट रूल्स आए थे साइबर क्राइम से डील करने के लिए, बट उनकी कुछ कुछ इश्यूज थी जिसके कारण वो पास नहीं हुए। द ड्राफ्ट रूल्स जो थे वो प्रोहिबिट करते थे अ न्यू कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आप सीन कंटेंट वगैरह को इसको वो करते थे ना कि होस्ट नहीं कर सकते, एक न्यू तरीके की इंफॉर्मेशन, कंटेंट विच थ्रेटन पब्लिक हेल्थ एंड और सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को अगर थ्रेटन कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज को 72 घंटे के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को, और इनेबल करके देना है जो ओरिजिनेटर ऑफ अ कंटेंट है ना उसको। इंटरमीडियरीज जो है उन्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा एक ऑटोमेटेड टूल, टेक बेस्ड जो होगा, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, रिमूव कर सके पब्लिक एक्सेस ऐसे अनलॉफुल कंटेंट की, एंड दूज विद 50 लाख प्लस यूजर्स, उनको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कंपनी इन इंडिया, ठीक है। कोई सब्सिडरी वगैरह बनाओ पर इंडिया में बनानी पड़ेगी। अब ये जो 50 लाख का क्राइटेरिया है, ये यूज़र्स का मतलब क्या है, ठीक है, 50 लाख यूज़र्स का मतलब क्या है, ये क्लियर नहीं है इसके अंदर। प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ द कंटेंट्स दैट थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट यूज़ करा जा सकता है। इंटरमीडियरीज जो है उनको ऑटोमेटेड टूल्स डिप्लॉय करने हैं ऐसा अनलॉफुल कंटेंट हटाने का, बट देयर मे बी कॉन्ट्रेरी रीजनिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दिया, ठीक है। अब आईटी एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं देखो, 66 ABCDEF, फिर 67 ABCDEF, मतलब 6 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट आगे। अब देखते हैं सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, वैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में
अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेड कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर्स रिसोर्सेज और कंप्यूटर डिवाइसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, और चीटिंग बाय पर्सोनेटिंग, आईपीपी, आइडेंटिटी को चुराना 66C, सीपीपी, सीपीपी होता है ना 66C, पर्सोनेटिंग प्राइवेसी, सी अपना पी और प्राइवेसी का भी पी। तो सीपीपी के बारे में हमने देख लिया। सीपीपी, ठीक है, 66C, पर्सोनेटिंग प्राइवेसी। सीपीपी के बारे में हमने पढ़ लिया, ये डी और ये। अब 66F साइबर टेररिज्म से डील करता है, डिफाइंड एट कॉजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस, इलीगल एक्सेस, इंट्रोड्यूसिंग अ वायरस इन एनी of the critical information infrastructure of the country, defined as 70 with intent to threaten, defined US 70 with intent to threaten unity, integrity, sovereignty, security, sovereignty of the state or strike terror in people or any section of the people, or gaining illegal access to data, या फिर और डीवी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फ्रेंडली रीजन्स के लिए। फिर अगला है टेररिज्म हो गया, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग 67 पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना ऐसा मटेरियल जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर दिखा रहा हो तो ऐसे मटेरियल को पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ सेक्सुअली डिपिक्टिंग चिल्ड्रन उसे 67B में है। प्रिवेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज एज मे बी स्पेसिफाइड फॉर सच ड्यूरेशन इन सच मैनर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब करेगी। 67C का है। 67 ये दोनों पॉइंट पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, ये दोनों 67A 67B दोनों पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट है। अब नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की देख लेते हैं। ये इसने रिप्लेस किया नेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन का जो 2012 का था ना, 2018 में आई, टू केटर डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। अब ये बेसिकली ना 3 मिशंस को इन्वेज कर रहा है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, कनेक्ट इंडिया, प्रोपाइल इंडिया, सिक्योर इंडिया। अगर कहीं पे भी कुछ लिख के आना ना तो ऐसा करो, एक यहाँ पे बनाओ ट्रायंगल, उसमें लिखो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी और कनेक्ट इंडिया, प्रोपाइल इंडिया, सिक्योर इंडिया ऐसे लिख दो। फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रा, जो भारत नेट है उसका एम है 1 Gbps कनेक्टिविटी से सभी ग्राम पंचायत लगभग 2.5 लाख जो हैं उन इंडिया में उनको कनेक्ट करना। और लार्जर विजन है कि ऑन डिमांड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 2 से 20 Mbps के बीच में हम हर हाउस होल्ड को दे पाए। नगर नेट 1 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना अर्बन एरियाज में। जन वाईफाई, नगर नेट, जन वाईफाई 2 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना रूरल एरियाज में। स्ट्रेंथन करना हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, ठीक है, स्ट्रेंथन करना हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इंडिया में। रिसीव सैटकॉम पॉलिसी, रिव्यूइंग सैटकॉम पॉलिसी मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी।
which making available new spectrum bands, streamlining administrative processes for assignment and allocation clearances and permission related to सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। प्रोपाइल इंडिया क्या है? नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज जो है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, आईपीआर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, आईपीआर जनरेशन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज में। प्रोपाइल इंडिया का एम है $100 बिलियन अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट में डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में, ताकि आईओटी सिस्टम को एक्सपेंड करा जा सके। 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस का एम था। एक्सेलरेट ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री 4.0 बाय 2022 तक 5 बिलियन आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करना था। आईओटी पूरा सिस्टम बनाना था। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लानी थी। अब सिक्योर इंडिया, कनेक्ट इंडिया, प्रोपाइल इंडिया, अब सिक्योर भी तो चाहिए, ठीक है। डिजिटल सोवर्निटी, ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल सोवर्निटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स। नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ऐसे कौन है? एनओसी, इक्वल एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ओपन इंटरकनेक्टेड नॉइज होता है ना, ऐसे ये नॉइज है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड नेचर, कंपटीशन, इक्वल एक्सेस। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड नेचर, कंपटीशन, इक्वल एक्सेस, नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन रिजीम डिजिटल कम्युनिकेशन में स्टेब्लिश करना ज़रूरी है। अगर सिक्योर करना है ना, तो डिजिटल कम्युनिकेशन को जो डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना पड़ेगा। अपना डिप्लॉय रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। एक डेटा प्रोटेक्शन रिजीम तो हुआ कि डेटा सॉवरेनिटी रहे हमारे पास, फिर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी हो हमारे पास। बिल्ड कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग्स एंड एस्टैब्लिश सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। अब देखते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई, सेबी, सर्टेन जो है, उन्होंने अपनी वेरियस गाइडलाइंस लाए हैं। जैसे सर्टेन की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है, अंडर आईटी रूल्स 2000 सेक्शन 70B के अंदर ना, गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ये अच्छी चीज़ है ना, ये पेपर में लिखी जा सकती है, इसे मार्क कर लो। गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी ब्रीच के 6 घंटे के अंदर अंदर नोटिस करना है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट हर 6 महीने में करा जाना चाहिए। जो एम्प्लॉय हैं वो लॉग आउट हो जाने चाहिए अगर वो इनएक्टिव है 15 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। वो कहते हैं ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक्सेस, तो उस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये करा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी हर 6 महीने में रिव्यू होती रहे, उसका ऑडिट होता रहे, ब्रीच को 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द सिस्टम ओनली विद जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्शन ऑफिसर है ना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, केवल उसी के अप्रूवल के साथ ये मिले। अब जो सेबी है वो प्रपोज करता है कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सेबी बता रहा है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके लिए। ये जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये 5 कॉन्करेंट एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में बेस्ड है। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, प्रोटेक्ट करो उनके खिलाफ, डिटेक्ट करो अगर कोई भी अटैक हो रहा है, रिस्पॉन्ड करो उस पर, एंड रिकवर करो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कोई भी वल्नरेबिलिटीज, फिर प्रोटेक्ट करो उनसे, फिर डिटेक्ट करो, फिर रिस्पॉन्ड करो, फिर रिकवर करो। IPDRR, these functions serves as the pillars जो जिस पे कोई फ्रेमवर्क बिल्ड है, गाइड जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को गाइड करता है एक रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने के लिए। इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। NIST का नाम याद रखना। ये 5 फंक्शंस याद रखना।
5 फंक्शंस याद, NIST का नाम याद, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज को ना एक साइबर क्राइम मैनेजमेंट प्लान अपना, ये साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो उसने प्रपोज कर दिया, उन्हें अपना एक साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी बनाना पड़ेगा। जो रेगुलेटेड एंटिटीज है ना, शेयर ऑल्सो पुट इन प्लेस अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तो बनाना ही है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है। उसके लिए जो SOPs है, NIST CCMP IRMP, NIST CMP IRMP, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट प्लान, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, NIST CCMP IRMP, NIST CCMP IRMP, NIST CCMP IRMP। सबसे बढ़िया तो ये है गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। RBI ने रिलीज करी मास्टर डायरेक्शंस ऑन किस पे, नॉन बैंक PSOs के लिए, पेमेंट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के नॉन बैंक PSOs के लिए एक मास्टर डायरेक्शंस इशू करी, मास्टर डायरेक्शंस फॉर नॉन बैंक PSOs, मास्टर डायरेक्शंस फॉर नॉन बैंक PSOs, मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर नॉन बैंक PSOs, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, बोर्ड ऑफ PSOs, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, बोर्ड्स ऑफ PSOs will be responsible for ensuring adequate oversight over information security risks। जो पेमेंट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के जो बोर्ड है ना, वो एडिक्वेट ओवरसाइट रखेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो रिस्क है। एक बात इसमें ये बोली गई है, मास्टर डायरेक्शन है साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम कंट्रोल फॉर नॉन बैंक PSOs। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में क्या है, फिर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इश्यूज और डिजिटल अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब हम देखेंगे, एज कंप्यूटिंग हम देखेंगे, ठीक है। अब तो देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के बारे में। अब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, उसमें हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स देख लेते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर CERT-IN है, ठीक है, अपना नेशनल NCCI PC है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर्स, और I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेक्टर्स, साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स है, साइबर स्वच्छता साइबर CSKS, ठीक है, NCIPC CSK CERT-IN NCC, ठीक है, और I4C, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो सबका अलग अलग रूल है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन इज एन इशू। अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर ये क्या करता है, ये बेसिकली ना नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है साइबर स्पेस में, ठीक है, अंडर CERT-IN है ये, ठीक है, कंडक्ट करता है ये सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करता है। ये क्या करता है, ये जो कम्युनिकेशन मेटा डेटा है ना, उसको स्क्रीन करेगा जो कमिंग इनटू द कंट्री, ताकि ये डिटेक्ट कर सके रियल टाइम कोई साइबर थ्रेट है ना, जैसे कोई कम्युनिकेशन मेटा डेटा इंडिया में आ रहा है ना, तो ये उसको स्क्रीन करेगा उस मेटा डेटा को। कौन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, ये IT मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, एंड ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ना फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। सम कंसर्न्स इसके हैं, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो सिटीजन्स की प्राइवेसी पे इंक्रोच करता है, सिविल लिबर्टीज़ पे इंक्रोच करता है, ठीक है, गिवन द लैक ऑफ एक्सप्लिसिट प्राइवेसी लॉज इन इंडिया, ऐसे इससे टारगेट्स हैं। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस के लिए है, इंटेलिजेंस एजेंसी है,
ठीक है। अब सर्टेन ये क्या करता है, साइबर थॉट करता है साइबर अटैक्स अगर किसी पे हो रहे हैं ना कंट्री में, ये आईटी एक्ट जो 2008 है ना उसके अंदर मैंडेटरी, ये सर्व एज अ नोडल बॉडी इन चार्ज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के चार्ज में ये नोडल बॉडी है। ये कलेक्ट एनालाइज कर सर्कुलेट्स इनपुट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इशू। ये नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये सारे काम करेगी। तो इसी के अंदर ही वो इंटेलिजेंस सेंटर काम करता है ना, एनसीसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके अंडर काम करता है। तो ये कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, सर्कुलेट करती है इनपुट्स ऑन साइबर अटैक्स, इशू गाइडलाइंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, अलर्ट इशू करेगा एंड टेक मेजर्स टू हैंडल एनी सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये सारी नोडल एजेंसी है ना ये साइबर सिक्योरिटी के लेके, तो ये ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करेगी, ये गाइडलाइंस भी इशू करेगी, ये डेटा को इनपुट्स को एनालाइज भी करेगी, कलेक्ट एनालाइज सर्कुलेट भी करेगी इनपुट्स को। ठीक है। ताकि ये थॉट कर सके किसी भी साइबर अटैक को। ये इंडिया की सबसे जो ट्रस्टेड रेफरल एजेंसी है ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्ड करती है किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं। कब कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर कोई हो रहा है या हो चुका है, तो मोस्ट ट्रस्टेड रेफरल एजेंसी है कि सर्टिन के पास जाओ। ठीक है। तो रेफरेंस तो सर्टिन के पास कर देंगे। ये इट वर्क टू एनहेंस इंडिया की जो कम्युनिकेशन है ना एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करती है और प्रोएक्टिव एक्शंस लेती है, खाली रिएक्टिव मेजर्स की प्रोएक्टिव मेजर्स भी ये लेती है। सर्ट फिन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फाइनेंस, वो भी इस्टेब्लिश्ड ऑन एफएसडीसी की रिकमेंडेशन पे वो भी इस्टेब्लिश हुई है, ताकि वो फाइनेंशियल सेक्टर में जो थ्रेट्स है ना उनको केटर कर सके। अब हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग में डिफरेंस था वो वैसे हमें नीचे पढ़ना है। तो अगर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर इंटरनेट अपनी हार्ड ड्राइव पे स्टोर करने की बजाय, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग कहते हैं कि जब हम मासिव अमाउंट ऑफ डेटा जो आईओटी डिवाइसेस जनरेट कर रही है ना, उसे हम स्टोर और प्रोसेस डेटा लोकली कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, आईओटी डिवाइसेस लगी हुई है उसके अंदर, तो वो जो डेटा को प्रोसेस कर रही होगी वो कहीं इंटरनेट पे भेज नहीं रही है, वो लोकली ही उस डेटा को प्रोसेस करेगी, तो उसे एज कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC। ये नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड नोडल एजेंसी फॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है। इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन प्रोटेक्शन ही है साइबर CII को ना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। ये आइडेंटिफाई करती है CII के एलिमेंट्स को, किसको हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, ये उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। डेवलपिंग, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजीज को ये चॉक आउट करती है। ठीक है, CII प्रोटेक्शन के लिए। ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मैंडेटेड टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू सर्टेन एक्सपीडिशियसली। अगर कोई भी वो होता है ना, अगर कोई भी इंसिडेंट्स होता है तो उनको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना है। जैसे सर्टेन की गाइडलाइंस है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो 6 घंटे के अंदर उसे रिपोर्ट करना है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें रिपोर्ट करना है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को, सर्टेन को एक्सपीडिशियसली। सर्टेन इन टर्न ना क्या करती है, वो अलर्ट और एडवाइजरीज इशू कर देती है साइबर थ्रेट्स के लेके एंड काउंटर मेजर्स को लेके टू ऑल स्टेक होल्डर्स। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो होता क्या है? अगर वो ऐसे बोले क्रिटिकल CII है क्या, ये कुछ नहीं है, ये एक असेंशियल फिजिकल एंड IT फैसिलिटी है। ठीक है। विच इफ डिसरप्टेड और डिस्ट्रॉयड वुड इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स नेशन के ना,
ये कुछ नहीं है, इट इज़ एसेंशियली फिजिकल एंड आईटी फैसिलिटी, फिजिकल एंड आईटी फैसिलिटी है। अगर जो डिसरप्ट हुई तो बहुत सारे नेशन के सेक्टर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे कि हेल्थ हो गई, इकोनॉमी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, सेफ्टी हो गई, सोशल वेलबींग हो गया, ये सब पे इम्पैक्ट जाएगा। जैसे कि डैम, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, आईटी, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ये डिफाइन होता है आईटी एक्ट के सेक्शन 70 के अंदर। ठीक है, ये सेक्शन 70 अगर कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे और तुम लिख दो कि ये सेक्शन 70 के अंदर डिफाइन होता है, आहा मज़ा आ जाएगा। तो सेक्शन 70 याद करने की कोशिश करो। 70 2008 के अंदर अमेंड हुआ था। रिसेंटली जो सेंसस है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटाबेस है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक है, और जो एनपीसीआई का आईटी रिसोर्सेज हैं वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर वॉरफेयर पुलिस फोर्सेस। ये जो स्टेब्लिश हुई है ना सीआईएस डिवीजन के अंदर, एमएचए की एक सीआईएस डिवीजन है, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसकी एक डिवीजन है जिसके अंदर ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर वॉरफेयर पुलिस फोर्स स्टेब्लिश हुई है। ये सभी ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स को ये डील करेगी। ठीक है, साइबर अटैक्स तो अपना सर्टेन, साइबर सिक्योरिटी सर्टेन देखिए, साइबर अटैक्स को थॉट करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। एन सी आई पी सी ये नेशनल क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करती है। जो अपनी एन सी है, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेक्टर, ये अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री के अंदर। अब एमएचए के अंदर एक सीआईएस डिवीजन है, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो दे स्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस्टेब्लिश करी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेक्टर। ये जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ना, ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर थ्रेट्स हो गए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, ऑनलाइन स्टॉकिंग हो गई, इन्हें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनको डील कर रहा है। ये नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम्स को फाइट करने के लिए ना। वो सर्टेन नोबल एजेंसीज हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर अटैक्स को थॉट जो करने हैं उसको लेके, साइबर क्राइम्स को लेके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ऑल्सो रिसेंटली इंडिया ने बनाई है नेशनल काउंटर, इंडिया ने क्रिएट करी है नेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स, नेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स, नेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स ऑन लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स विद रिप्रेजेंटेशन उसमें फाइनेंशियल एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट से भी हैं एमएचए के। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है एनसीएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरीट के अंदर जो है ना, एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी बिठा दिया है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एजेंसीज एट नेशनल एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह को देखते हैं। अब साइबर स्वच्छता केंद्र MEITY मीटी ने लॉन्च किया। ये आईटी इंडस्ट्री के, आईटी मिनिस्ट्री के अंदर ही तो सर्टेन भी है, तो मीटी ने लॉन्च किया एक साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ मालवेयर्स एंड बॉटनेट्स, जो किसी भी नेटवर्क और सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं ना, उनका एनालिसिस करने के लिए। क्या इट ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है, और ये जो इंटरनेट आईएसपीज है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, इन सब के साथ ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ताकि ये सिटीजन्स की जो अवेयरनेस है ना मालवेयर को लेके और बॉटनेट को लेके, वो इंक्रीज करने का काम करती है। अब यूएसबी प्रतिरोध, इसके बहुत सारे अपना सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जैसे कि यूएसबी प्रतिरोध, जैसे यूएसबी प्रतिरोध मतलब जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको क्लीन करना, यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, ये सब। ठीक है, फ्री बॉट रिमूवल टूल, बॉट को रिमूव करना है तो फ्री बॉट रिमूवल टूल है, ये क्विक हील का पार्टनर टूल है। अब एम कवच, ठीक है, एम कवच किस लिए है? एंटीवायरस टूल है स्मार्टफोन के लिए, मोबाइल का कवच।
एम कवच तो मोबाइल का कवच होगा, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए एंटीवायरस टूल है एम कवच। यूएसबी प्रतिरोध, ठीक है। और ब्राउज़र जेएस गार्ड, ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट गार्ड। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह की अगर इश्यूज़ है ना, तो ये ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट गार्ड है, ताकि ये ब्लॉक कर सके मैलिशियस जावास्क्रिप्ट का एचटीएमएल फाइल्स को जब हम कोई भी वेब ब्राउज़र वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो ऐप संवित, दिस इज़ अ वाइट लिस्टिंग टूल फॉर अपना डेस्कटॉप। अब देखते हैं, ये डायग्राम ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में कहीं पे भी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी साइबर रिस्क फ्रेमवर्क को लेके क्वेश्चन आए, तो ये बना देना बस। ये साइबर सिक्योरिटी को एज अ जिस्ट है, कुछ थ्रेट्स होंगे, कुछ हमारी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, इससे कुछ हमारी जो वैल्यूज़ है वो एट रिस्क हो जाएंगी। क्या वैल्यूज़? एसेट्स और हमारी रेपुटेशन रिस्क पे हो जाएगी, और इसका कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज इसलिए हमें करने होंगे, ठीक है। थ्रेट्स कौन कौन से हैं? हमने जैसे पहले पढ़ा था, साइबर एस्पाइनेज होती है, साइबर टेररिज्म, साइबर एस्पिनेज होती है, साइबर टेररिज्म होती है, साइबर वॉरफेयर होती है, हैक्टिविज्म होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ड्रिवन भी थ्रेट्स होते हैं कुछ। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है हमारी कि अपन पीपल, ठीक है, अवेयरनेस की कमी है, प्रोसेसेस कि हमारे ढंग से एसओपीज़ वगैरह प्रिपेयर्ड नहीं है, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है हमारे पास, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है क्या कि हम थ्वाट कर सके ऐसे साइबर अटैक्स को। तो एक्सीडेंटल और पुअर प्रैक्टिसेस दोनों का मिला जुला। एक्सीडेंटल मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है, बिकॉज पीपल जो होता है ना, और उनकी मैन्यूवरिंग हो जाती है, तो सोशल इंजीनियरिंग करना, फिशिंग करना वो आसान हो जाता है। तो एक्सीडेंटल वल्नरेबिलिटीज़ हमारी, कुछ पुअर प्रैक्टिसेस की वल्नरेबिलिटीज़ है, किन के कारण है? पीपल प्रोसेस टेक, पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक, ठीक है, एपीपीपीटी, एक्सीडेंटल पुअर प्रैक्टिस, पीपल प्रोसेस टेक। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स या तो सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स हो सकता है, कम्युनिटी रिस्पॉन्स हो सकता है, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स हो सकता है। ट्रेडिशनल तो वही है, अपना एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये हमारा ट्रेडिशनल है, ठीक है। अब कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, पहले इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो, ठीक है, उस पर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाए। गवर्नेंस एंड म्यूचुअल एड, कोऑर्डिनेटेड एक्शन मतलब म्यूचुअल एड, इंफॉर्मेशन म्यूचुअल एड की भावना हो पहले मन में, तो इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी और कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाएगा, तो इससे गवर्नेंस अच्छी होगी। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट्स और एम्बेडेड सिक्योरिटी, ये होना चाहिए। अब मल्टी लेयर साइबर सिक्योरिटी है ये, ठीक है। हम इसको ना वे फॉरवर्ड में बना सकते हैं, जब भी हम कहेंगे ना साइबर सिक्योरिटी बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम द स्टार्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, और हम कहेंगे एंड इट शुड बी मल्टी लेयर्ड इन नेचर। तो मल्टी लेयर कैसे कि एक तो सबसे लोअर लेवल पे तो फाइल एंड डेटा प्रोटेक्शन होगी, वो कैसे? फाइल और डेटा की इंक्रिप्शन करके। और इंटरप्राइज राइट्स मैनेजमेंट की मतलब जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना, उसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, जो फाइल्स एंड डेटा है उनको वो इंक्रिप्टेड हो। फिर दूसरा क्या? एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योर कोडिंग हो, जो टेस्टिंग सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योर कोडिंग हो, मतलब कोडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स हमने यूज़ कर लिए, ठीक है, दैट आर लायबल टू, जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन करना आसान हो जाए, ठीक है, या क्रॉस स्क्रिप्टिंग करना आसान हो जाए, तो ऐसी ये नहीं होना चाहिए। कुछ सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशंस यूज़ होनी चाहिए, जैसे हम RSA ID यूज़ करेंगे, ठीक है, RSA एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब होने चाहिए कोडिंग के लेवल पे एप्लीकेशन में, तो सिक्योर कोडिंग होनी चाहिए, फिर वो कोडिंग के बाद उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन फॉलो होनी चाहिए। अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
जो भी एप्लीकेशन लेयर के बाद क्या प्लेटफॉर्म पे क्या एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन फॉर सिस्टम, हमने एप्लीकेशन लेवल पे तो हमने बोल दी सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, पर सिस्टम के लेवल पे भी ना एक मिनिमम सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, पैचिंग होनी चाहिए। अब नेटवर्क लेयर पे, अब प्लेटफॉर्म के बाहर भी जब वो इंटरनेट मतलब इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स में जाएगा या नेटवर्क्स में जाएगा, तो उसके बीच में एक फायरवॉल होनी चाहिए। जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब मान लो कोई भी नेटवर्क है, तो कोई भी अपना कंप्यूटर सिस्टम है और नेटवर्क, तो क्या एक फायरवॉल होनी चाहिए, डीमिलिटराइज्ड जोन होना चाहिए, डेटा लॉस प्रिवेंशन होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क में डेटा लॉस हो गया ना, उसके बाद तो डेटा गया, तो डेटा लॉस प्रिवेंशन होना चाहिए। और आईडी की मैनेजमेंट, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, फायरवॉल को ही देख के करना चाहिए। आईडी मैनेजमेंट होने चाहिए, ट्रैफिक एंड कंटेंट फिल्टर्स होने चाहिए, क्या ट्रैफिक आना है क्या नहीं आना, ये फायरवॉल पे ही डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, डिजिटल आर्मी प्रोग्राम क्या है, अ डेडिकेटेड क्लाउड टू डिजिटाइज एंड ऑटोमेट प्रोसेसेस प्रोसीजर सर्विसेज इंडियन आर्मी की, ठीक है। जैसे मेघराज इनिशिएटिव था ना, नेशनल क्लाउड इनिशिएटिव है, ऐसे डिजिटल आर्मी प्रोग्राम है, ताकि हम डेडिकेटेड क्लाउड हो जिस पे हम जो आर्मी की चीज़ें हैं ना वो डिजिटाइज ऑटोमेट कर सके प्रोसेस प्रोसीजर्स को और सर्विसेज को, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी कॉमन क्लाउड पे रख देंगे ना, आर्मी का जो है सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसे ऐसे ही नहीं रख सकते, एक डेडिकेटेड क्लाउड चाहिए हमें, तो वो डिजिटल आर्मी प्रोग्राम के अंदर हम बना रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉपरेशन, जैसे कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये हमें शेयर करनी है। इंडिया जो है यूएस, चाइना, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, जापान एंड बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के साथ और डाइवर्स इश्यूज़ पे ना, जैसे कॉपरेट कर रहा है, जैसे कि जॉइंट ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, लॉ इन्फोर्समेंट एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज बिल्डिंग, ठीक है। अब चैलेंज टू साइबर सिक्योरिटी इंडिया में है क्या, देखो भैया, ये दो डायग्राम मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये देखो, श्रिंकिंग टाइम फ्रेम फ्रॉम नॉलेज ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिलीज ऑफ एक्सप्लॉइट, मतलब जैसे ही मुझे पता लगा कि अरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है और मेरे को कितना टाइम लगेगा उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। तो 1990s के ज़माने में जब फर्स्ट जनरेशन थ्रेड्स हुआ करते थे ना, तब कुछ दिन लग जाते थे, ठीक है, और इंडिविजुअल नेटवर्क को ही हम हार्म कर पाते थे। तो मैक्रो वायरसेस होते थे, ठीक है, जिन्हें डिटेक्ट करना भी इजी होता था। माइक्रो वायरसेस होते थे, डॉस अटैक होते थे, ठीक है। फिर लिमिटेड हैकिंग होती थी। उसके बाद कुछ आवर्स लगने, अर्ली 2000 में जब सेकेंड जनरेशन थ्रेड्स हुए ना, तो कुछ आवर्स लगने लगे, ये टाइम फ्रेम कुछ आवर्स का हो गया, और मल्टीपल नेटवर्क्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं हम। पहले हमने डॉस पढ़ा था, अब नेटवर्क डॉस, ठीक है। अब लिमिटेड हैकिंग की जगह अब वाइड स्प्रेड सिस्टम हैकिंग हम कर सकते हैं। अब जो थ्रेड्स है ना, जैसे पहले तो मालवेयर वायरसेस, मैक्रो वायरसेस थे, अब ब्लेंडेड थ्रेड्स हो गए, जिसमें वॉर्म वायरसेस, ट्रोजन, ये सब है, ब्लेंडेड थ्रेड्स हो गए, टर्बो वॉर्म्स हो गए, नेटवर्क वो हो गए, तो ये सब है अपना। हमने पढ़ाया था पहले डॉस, फिर हमने पढ़ा नेटवर्क डॉस, अब हम पढ़ेंगे डी डॉस, फ्लैश थ्रेड एंड मासिव फ्लैश, मिनट्स के अंदर हो रहा है और रीजनल नेटवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है डी डॉस, ठीक है। अभी तक हम लिमिटेड हैकिंग कर रहे थे, फिर हम वाइड स्प्रेड सिस्टम हैकिंग कर रहे हैं, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर हैकिंग कर रहे हैं। और फ्लैश थ्रेड, मासिव वॉर्म ड्राइव, ठीक है। अब उसके बाद हम जो अब है ना, टुडे नेक्स्ट जनरेशन जो थ्रेड्स है, वो विद इन सेकेंड्स हम थ्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। और वाइड स्प्रेड
वेबसाइट डॉस डीडॉस जो है, फ्लैश थ्रेड्स, मैसिव अपना कॉग्निटिव थ्रेड्स, सोशल नेटवर्क लाइक जैकिंग, कॉग्निटिव थ्रेड्स, सोशल नेटवर्किंग लाइक जैकिंग, वाइड स्प्रेड वेबसाइट कॉम्प्रोमाइजेस, वाइड स्प्रेड वेबसाइट कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं, हार्डवेयर हैकिंग कर सकते हैं, IPv6 बेस्ड अटैक कर सकते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स है ना, आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट, और जो लीगल एंड रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो इतने फास्ट इवॉल्व हो नहीं सकते। डिजिटल डेटा जो है वो आउटसाइड इंडिया स्टोर हो रहा है, तो हमारी डेटा सोवर्निटी, डेटा कॉलोनाइजेशन हो रखी है डेटा सोवर्निटी की जगह। तो डिजिटल एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। साइबर थ्रेट अवेयरनेस बहुत ही पुअर है, एंड इन कंट्रास्ट एडॉप्शन ऑफ फिनटेक्स एंड ऑनलाइन पेमेंट इज एक्सपोनेंशियल, इवॉल्विंग फ्रॉड, आइडेंटिटी थ्रेट्स, डिजिटल अरेस्ट, कार्डिंग, क्लिक चेकिंग एक्सेट्रा। लैक ऑफ फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग वहाँ पे अवेयरनेस आ जाएगी, और वहाँ पे इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज आ जाएगी। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज दिक्कत, कॉपरेशन प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच में दिक्कत, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑन डेटा लीकेजेस, और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। बुदापेस्ट कन्वेंशन इज नॉट साइंड बाय मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब हमें ग्लोबल स्ट्रैटेजी देखनी है, इसके बाद इंक्रिप्शन वगैरह थोड़ा ही बचा है, तो अब हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ग्लोबल स्ट्रैटेजी कहाँ गई, ग्लोबल साइबर स्ट्रैटेजी पे आते हैं।